बोला अर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बोलना स्टार्ट किया कि पी और अर्निंग अगर दोनों का वेट करते रह गए तो कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हमने डाउट भी सीखी, हमने सिप बनाना भी सीखा कि सिप कुछ गोल्स के लिए हमको सिप बनानी चाहिए। हमने एक्चुअली ये भी बात की कि सेक्टर्स में कैसे पैसा लगाएं। तो अभी इतना सब सीखने के बाद हमको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि अब हम आगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। बट इतना सब इन्फॉर्मेशन के बाद हमको ये एनालिसिस पैरालिसिस होना बहुत नॉर्मल है कि अब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं कैसे, कैसे बिल्ड करूं, मेरे क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो बिल्ड कैसे करूं। तो उसके लिए मैं बताने की स्टार्ट कर रहा हूं कि हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक आपको टेबल जैसा बनाना है और यू हैव टू मेक श्योर कि ये टेबल आप अपना एकदम फेयर टेबल बनाए, ताकि सबको ये डिसीजन मेकिंग हमेशा उसके हिसाब से ही होगी। बिकॉज व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जब मार्केट में कोलैप्स हो जाता है या बहुत ऊपर चले जाती है तब सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो अधिकतर लोग रिएक्टिव होते हैं। हमें स्टॉक मार्केट में रिएक्टिव नहीं रहना चाहिए, हमें एक्चुअली प्लान अपना पहले से बना के रखना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम कैसे एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोचना है जो चीजें आप शायद किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, वन टाइम गिफ्ट। तो किसी ने बोला कि मैं तो अपने बच्चा पैदा होते ही मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो समझते हैं गिफ्ट देते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। पहला, जब आप गिफ्ट देते हैं तो जनरली वन टाइम होगा, ये सिर्फ जनरली नहीं होगी। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं दे सकते, सिर्फ दे तो बहुत ही अच्छा, बट जनरली जब हम किसी के नाम पे गिफ्ट देते हैं वन टाइम, उसको कुछ पैसा देते हैं, तो वो गिफ्ट वन टाइम होता है। तो आप वन टाइम गिफ्ट दे रहे होंगे। और जब गिफ्ट देते हैं जनरली ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए गिफ्ट देते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता। तो कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस मैं एक तरीके से गिफ्ट दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब जो चीज बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करनी है कि जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो पैसा निकालेगा, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना सिर्फ निफ्टी में, ना जूनियर निफ्टी में, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। उस दिन जब मेरे को पैसा चाहिए होगा उस दिन मार्केट का क्या होगा, तो ये क्योंकि हम टाइम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें बात करनी है कि सिर्फ निफ्टी में ही होना जरूरी है। निफ्टी में ही होना चाहिए। और वन टाइम अगर करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हुए बिना चेक करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, अगर आपने एकदम मार्केट के पीक पे इन्वेस्ट कर दिया, तो जैसे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के चार्ट पे जाके हम एक बार ओपन कर ही लेते हैं। तो अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखें तो उसमें हमको ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमने वन टाइम गिफ्ट दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम पे हो जाए जब मार्केट बहुत हाई थी। तो हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं और से मैक्सिमम हियर। तो अगर मैं वन टाइम गिफ्ट दे रहा हूं और किसी ने यहाँ वन टाइम गिफ्ट दे दिया होता 1992 में, तो बहुत साल तक उस गिफ्ट का कुछ हुआ नहीं, और 10 साल बाद अगर पैसा निकालना था तो एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगर मैंने यहाँ भी कर दिया होता तो भी वैसी ही प्रॉब्लम होती। तो इसका मतलब वन टाइम गिफ्ट इन्वेस्टमेंट करते हुए जो गिफ्ट देते हैं उस टाइम हमें कुछ दो तीन चीजें देखनी चाहिए। तो क्या क्या चेक करना चाहिए, तो लिख लीजिए चेक करना क्या क्या चाहिए। यू नीड टू चेक नंबर 1 पी रेशियो और नंबर 2 अर्निंग ग्रोथ रेट। तो पी रेशियो और अर्निंग ग्रोथ रेट ये चेक कैसे करेंगे, पी देखने के लिए तो एनएससी की साइट पे जाते थे, हम निफ्टी की पी रेशियो चेक कर लेंगे क्योंकि हम निफ्टी का गिफ्ट दे रहे हैं। और अर्निंग ग्रोथ रेट के लिए क्या करेंगे, आज की अर्निंग निकालनी है तो प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो से हम अर्निंग निकालेंगे। और लास्ट 3-4 साल में देखेंगे आज का अर्निंग ग्रोथ बिलो एवरेज चल रही है या एवरेज से ऊपर। एवरेज कितना लेते हैं हम 14-15% जो जीडीपी की ग्रोथ है लंबे समय में। तो अगर एवरेज 13-14-15% है, उससे ज्यादा चल रही है लास्ट 4-5 साल से, तो आप बोलते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट हाई चल रही है। उससे कम चल रही है लास्ट 2-3 साल में, तो हम बोल देते हैं अर्निंग ग्रोथ रेट लो चल रही है। तो इसका मतलब हम दो चीजें चेक करेंगे, पी और अर्निंग ग्रोथ। अगर दोनों हाई होंगी तो हम गिफ्ट नहीं देंगे, अगर दोनों ही हाई होंगी तो गिफ्ट देने का मतलब नहीं है। आप बोलेंगे अच्छा जो गिफ्ट देना है वो आप बैंक में दे दें रादर देन निफ्टी। तो निफ्टी में अगर इन्वेस्ट करना है तो हमने बोला पी और अर्निंग चेक करेंगे। अगर दोनों ही लो होंगे तो डेफिनेटली गिफ्ट दे देंगे। अगर पी भी लो होगी और अर्निंग ग्रोथ रेट भी होगी तो डेफिनेटली गिफ्ट दे देंगे। कहां गिफ्ट देंगे, हमने बोला हम निफ्टी में देंगे। अगर दोनों हाई होती तो गिफ्ट तो देंगे, ये पैसा तो हम दे रहे हैं, बट वो पैसा हम शायद बैंक में या डेट फंड्स में दे देंगे। और अगर एक हाई और एक लो हो या वैसा वैसा दूसरी तरफ भी, तो भी हम गिफ्ट दे देंगे और बोलेंगे कोई बात नहीं। अगर एक हाई है भी, वैसे पी हाई है अर्निंग लो है, तो आप बोलेंगे लंबे समय में अर्निंग बढ़ जाएगी तो हमको एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर पी लो है तो अर्निंग अगर एवरेज ग्रोथ होती भी रही और पी बढ़ गई किसी टाइम तो भी बहुत फायदा हो सकता है। तो हमने बोला अगर मैं किसी को, तो बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं किसी को गिफ्ट देने वाला था तो हमेशा ऐसा सोचना है कि अगर मैं गिफ्ट देने वाला हूं तो ये लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। यानी कि अगर ये ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो गोल नहीं है। निफ्टी में ही करना चाहिए और वन टाइम करने से पहले पी और अर्निंग ग्रोथ रेट चेक करनी चाहिए। अगर दोनों हाई है तो निफ्टी में गिफ्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, तो आप बैंक में गिफ्ट दे देंगे। तो इससे मैंने फ्रेमवर्क बना दिया है कि अगर आपने बोला कि मेरे पास आज कुछ पैसा है, उसके लिए मैं पैसा कहां आज इन्वेस्ट कर दूं क्या, तो मैंने पूछा किसके लिए और आपने बोला गिफ्ट के लिए, तो मैंने गिफ्ट का इस तरीके से बात करी। फिर आपने बोला वरुण मेरे पे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स है। इंपॉर्टेंट गोल्स यानी कि किसी की एजुकेशन, किसी की मैरिज, किसी का रिटायरमेंट। तो हमने बोला ये इंपॉर्टेंट गोल्स है। तो जब भी हम इंपॉर्टेंट गोल्स करते हैं तो उनका सेफ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो हमने बोला अगर ऐसा है तो पहला, अगर तो होराइजन लेस देन 10 ईयर्स है, अगर वो लेस देन 10 ईयर्स के बदले बोल दीजिए लेस देन 6-7 ईयर्स है, तो लेस देन 6-7 ईयर्स अगर है तो उसके लिए हमको इक्विटी प्रेफर नहीं करनी चाहिए, हमको एक्चुअली डेट प्रेफर करना चाहिए। तो इक्विटी प्रेफर नहीं करनी चाहिए, हमको एक्चुअली डेट प्रेफर करना चाहिए, यानी बैंक जैसा कुछ प्रेफर करना चाहिए। लेकिन हमने बोला अभी हमने सीखा नहीं है डेट फंड्स क्या होते हैं, बट मैंने बताया कि अगर गोल बहुत नजदीक है 6-7 साल के अंदर, तो वो गोल आपको इक्विटी से पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमको पैसा चाहिए होगा उस दिन मार्केट कहां होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर गोल से 7 ईयर से दूर है, अगर गोल 7 ईयर से दूर है, तो आप ये गोल अचीव करने के लिए, या कई लोग बोलते हैं 10 साल से दूर है, तो ये गोल अचीव करने के लिए हम इक्विटी की मदद लेंगे। लेकिन इक्विटी में हमेशा, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोल है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, वहां टाइमिंग गलत होगी
बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो वन टाइम नहीं करेंगे, हमेशा सिप ही प्रेफर करेंगे, सिप ही प्रेफर करेंगे और निफ्टी की ही सिप करेंगे क्योंकि लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल है। और ये भी प्रेफर करेंगे कि होराइजन 10 ईयर का हो, क्योंकि अगर सिप का होराइजन 10 ईयर का रखा है आपने और एक बूम एंड बर्स्ट भी आता है, जैसे एक बूम आया और फिर मार्केट नीचे आई, तो इस दिन जब हम कैलकुलेट करेंगे अपने रिटर्न्स तो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन अगली बार जब आएगा तो बराबर हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए हमको बोलना है कि इसमें हमें होराइजन लंबा 10 साल का अगर रख ले तो बहुत ही अच्छा है। कई लोग 7-8 साल में भी कर लेते हैं, बट थोड़ा ऑन द एज हो जाएगा। तो जो भी चीज 6-7 साल के अंदर है वो इक्विटी से पूरा नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट गोल में डेट में ही रखेंगे, यानी कि बॉन्ड्स में। वो समझेंगे हम ये बॉन्ड्स का पैसा हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन जो चीज 7-8 साल 10 साल दूर है उसको बेसिकली आप सिप से पूरा करेंगे, निफ्टी से करेंगे, 10 ईयर होराइजन रखेंगे। चेक क्या करना है उस दिन? कुछ भी नहीं। स्टार्ट कब करना है आपको? राइट नाउ। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट गोल हम बना नहीं पाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं लेकिन आजकल तो मार्केट की T25 चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पी रेशो हाई भी चल रही है और मार्केट गिरने वाली है तो भी आपको एसआईपी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उल्टा फायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट गिर गई तो आप लोअर लेवल पे एक्चुअली बाय कर पाएंगे। और क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत कम अमाउंट डाला है, तो जहां पर अगर आज मार्केट बहुत हाई है और हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चालू किया है, अगर मार्केट गिर भी जाती है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्टिंग में वैसे भी होगा ही नहीं। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि मुझे अब डिसीजन लेना है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो पहले हमको सोचना है कि हम जो भी आज पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं। अगर तो वो गिफ्ट करने करने वाले हैं तो क्या चेक करना है वो मैंने लिखा है, निफ्टी में ही करना है। गोल स्पेसिफिक नहीं होगा ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, क्योंकि अगर गोल है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहां पर हम वन टाइम देंगे ही नहीं, हमेशा सिप के थ्रू ही करेंगे। तो लॉन्ग टर्म ही करेंगे, गोल नहीं है ये, निफ्टी के थ्रू ही करेंगे और पी और अर्निंग ग्रोथ रेट चेक करेंगे। अगर इंपॉर्टेंट गोल्स है लाइफ के और 6-7 साल के अंदर है तो आपको इक्विटी की मदद नहीं लेनी चाहिए, डेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर गोल 7-8 साल या 10 साल से दूर है तो यहाँ पर इक्विटी का मदद लेना जरूरी हो जाता है 10 साल से दूर। और फिर हम बोलते हैं लेंगे लेकिन वन टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि 1992 से 2002 का 10 साल का पीरियड था, इसलिए वहां पर हम सिप करना पसंद करेंगे। तो वन टाइम करेंगे, वन टाइम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट गोल के लिए सिप करेंगे, निफ्टी में ही करेंगे, होराइजन 10 साल का रखेंगे। चेक क्या करना है? कुछ भी नहीं। स्टार्ट कब करना है? अभी। तो ये आपका इस ढंग से आप सोचेंगे। तीसरा आप बोल सकते हैं कि वरुण मेरा एक गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि मेरे को जो गिफ्ट देना था वो तो मैंने दे दिया, मेरे लाइफ के जो इंपॉर्टेंट गोल के लिए सिप करनी थी वो भी मैंने चालू कर दी, कैलकुलेट कर लिया कि कैसे करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट गोल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए आपने 10 साल की एक सिप बनाई और एक गोल है आपका। तो मैं वापस इंपॉर्टेंट गोल्स पे आ रहा हूं। हमारा एक गोल है, तो लेट अस डू कैलकुलेशन ऑन एक्सेल, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ध्यान रखना चाहिए। समझिए मैंने एक गोल बनाया है दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स, और मैंने उसमें रेट रिटर्न जो एज्यूम किया या CAGR जो एज्यूम किया वो मैंने एज्यूम कर लिया से 15% पर एनम। अगर 15% पर एनम, 15% का मैंने CAGR एज्यूम कर लिया, तो पहले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अगर मैं ऐसा करूं तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इक्वल टू FV फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। तो हमने बोला पहले तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू FV रेट। समझिए हमने 15% ले लिया डिवाइडेड बाय 12। नेचुरली 15% डिवाइडेड बाय 12 मतलब हम हमेशा हम 15% से थोड़ा सा फिर ज्यादा ले रहे हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स 10 साल है तो 10 × 12। EMP रेकरिंग अमाउंट कितना डाल रहे हैं हम? 10,000 रुपए का, और प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में 0 डाली। तो मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं 10-10 हजार रुपए अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो ये पैसा बन जाएगा करीब 27,50,000। और मान लेते हैं ये 27,50,000 जो है वो मेरा इंपॉर्टेंट गोल है। ये 27,50,000 में करीब 15 लाख का गेन होगा, क्योंकि 12 लाख हमने इन्वेस्ट किया 10-10 हजार करके 10 साल के लिए। तो 15 लाख पे आपको बेसिकली आपको इस पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये 10,000 नहीं है, ये 10,600 है। तो 10,600 है, तो ये LTCG का मैंने इंपैक्ट दिया है, 10,600 कर दिया मैंने। तो 10,600 करने से ये 29 लाख हो जाएगा। इसमें से समझिए 1.5 लाख जो है वो टैक्स भर देंगे, तो बचेगा 27 लाख जो मेरे गोल के लिए इंपॉर्टेंट था। तो मान लीजिए मेरे को 27,50,000 चाहिए आफ्टर टैक्स, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 10,600 की सिर्फ बराबर चाहिए। अब ये पैसा मेरे को 10 साल बाद चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि मैं 10वें साल में ही चेक करूंगा। मैं तो क्या करते रहूंगा, हर 2-3 साल में चेक करूंगा, या हर 2-3 साल की 2-3 साल बाद मैं रेगुलरली चेक करूंगा कि क्या मार्केट बढ़ने की वजह से क्या मेरा गोल अचीव हो गया। क्योंकि ऐसा हो सकता है समझिए 7वें साल में ही 7th ईयर में आपने देखा और पैसा 25 लाख बन गया, बिकॉज उस साल मार्केट बहुत बढ़ गई। तो 25 लाख बन गया जो आपने टुकड़े टुकड़े डाले थे। फिर आपने हिसाब लगाया कि अगर ये 25 लाख निकाल के आप बैंक में रख दें और हर साल आप हर महीने जो 10,000 डाल रहे थे वो बैंक में डालना स्टार्ट कर दें, अगर वो 25 लाख प्लस 10,000 अगर 29 लाख हो जाएगा जो आपका गोल है, इसका मतलब आपका गोल अचीव हो चुका है। आपको पैसा उसी टाइम मार्केट से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपको पैसा रखना नहीं चाहिए ये सोच के कि फिर और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें गोल अचीव करना था और गोल अचीव हो गया। तो इंपॉर्टेंट गोल्स में आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे। तो मॉनिटर करते रहेंगे, तो इधर मैं लिख रहा हूं मॉनिटर एनुअली, और एनुअली मॉनिटर करके आप ये चेक करते रहेंगे कि क्या गोल अचीव हो गया है। अगर मार्केट बहुत बढ़ गई है और आपका गोल अचीव हो गया बीच में, तो वोलेटिलिटी का रिस्क को खत्म कर देंगे, पैसा मार्केट से बाहर निकाल के डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। डेट फंड्स हम आगे सीखने वाले हैं क्या होता है, अभी मैंने बताया नहीं है, बट मान लीजिए डेट एक बैंक जैसी कोई चीज होगी जहां पैसा सेफ पड़ा रहेगा, जहां वोलेटिलिटी बहुत रिलेटिवली बहुत कम होगी, तो वो हम बाद में बात करेंगे। फिर आपने बोला वरुण मेरा तो गोल जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना कब है, जब आपने गिफ्ट का पॉकेट भर दिया है, इंपॉर्टेंट गोल का पॉकेट भर दिया है। ये सब होने के बाद अब हमने बोला कि मेरे को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए डिसीजन लेना है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए समझिए मेरे पास 100 रुपए। अब क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो यहाँ पर हम वन टाइम भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ करते रह गए तो अगर मार्केट आज बहुत नीचे है तो मेरे को वन टाइम करना है, जिसमें अगर मार्केट बढ़ गई तो मेरे को ज्यादा फायदा हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ कर रहा हूँ और मार्केट बढ़ेगी तो मेरे को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट ऊपर किए होंगे। तो मैंने जब
अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ नहीं कर सकते, बट मैं बोल रहा हूँ उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होगा। अगर ये 100 रुपीज में से मैं कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो हमने बोला कि अब कैसे इसको अप्रोच करें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। तो आज हमने ये देखा था कि मार्केट जो है वो हॉरिबली चीप नहीं है। तो कौन से, अगर आप सेक्टर एनालिसिस की क्लास में जाएं, सेक्टर एनालिसिस वाला सेशन देखें, तो उसमें हमने ये बोला था कि पी थोड़ी थोड़ी हाई है, निफ्टी की 25 है, जूनियर निफ्टी की 36 है, 36 है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ अभी तक नहीं आई है लेकिन पी काफी हाई हो गई है, तो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं रह गया। इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि हम 100 रुपए में से 50 इन्वेस्ट कर देंगे और 50 हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 50 हम डेट में रख देंगे, 50 हम डेट में रख देंगे और 50 हम इक्विटी में रख देंगे। और फिर हमने बोला था इस 50 में 30 हम निफ्टी ले लेंगे, एकदम लार्ज कैप रख देंगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट हमको थोड़ी थोड़ी हाई लगती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट गिर जाएगी, ये हमको बिल्कुल पता नहीं होगा, बट ये हमको पता है कि मार्केट हॉरिबली चीप नहीं है। और 5-5 करके हमने 4 सेक्टर बना दिए थे। तो हमने एनर्जी की बात कर ली थी, एक हमने एक इंफ्रा सेक्टर की बात करी थी, हमने एक आईटी सेक्टर की बात करी थी, हमने एक बैंक की बात करी थी, बैंक सेक्टर की, बैंक इंडेक्स की। तो हमने ये 4-5 चीजें, 6 चीजों में हमने 5 चीजों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी हमको लेना नहीं आता, तो ध्यान से सुनिए, अभी मैं सिर्फ फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ कि कई लोग बोलेंगे फिर ये डेट कैसे लूं आज, वो भी हमको नहीं आता। निफ्टी लेना आपको आता है, वो हमने फ्लैट में दिखा दिया था कि निफ्टी कैसे लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एनर्जी कैसे लेना है, इंफ्रा कैसे लेना है, आईटी कैसे लेना है, बैंक कैसे लेना है, ये हम लाइव क्लास में एक सेशन आगे वाले सेशंस में आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि हम कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इन चीजों के लिए। तो ये हमने मोटा मोटा फ्रेमवर्क बनाया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमने सीख लिया था कि हमारा फ्रेमवर्क था सेक्टर एनालिसिस, लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो हम क्या क्या चेक करेंगे वो देखते हैं। तो मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इन्वेस्ट करते हुए पहले आप चेक करेंगे पीई रेशियो, फिर अर्निंग ग्रोथ रेट और डाउ भी चेक करेंगे, डाउ थ्योरी भी हम चेक करेंगे। अब इसकी वजह से हमको क्या पता लगेगा कि जब भी पी और अर्निंग ग्रोथ रेट अगर दोनों ही लो होती हैं तो डेफिनेटली क्या करते हैं, हम इमीडिएटली बाय करते हैं। जब ये दोनों लो नहीं होती तो हम क्या चेक कर लेते थे, डाउ चेक करते थे, और प्राइस जब रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, और तब पी रेशियो देख के डिसाइड करेंगे कि कितना बाय करें, 50% करें, 100% करें, या कुछ भी बाय ना करें। उसी तरीके से सेल करते हुए दोनों हाई होती थे अगर पी और अर्निंग ग्रोथ रेट, तो हम सेल नहीं करते थे, लेकिन क्या चेक करते थे, हम डाउ थ्योरी चेक करते थे। तो पहले तो याद रखिए कि जब हम वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे तो अब ये तो सेक्टर एनालिसिस की स्टडी थी जिसमें हमने एक मोटा फ्रेमवर्क बनाया था, लेकिन अब हम डिटेलिंग में जा रहे हैं। तो डिटेलिंग में मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो आपको 3 चीजें चेक करनी होगी। जैसे गिफ्ट देते हुए सिर्फ पी और अर्निंग चेक करनी है, और इंपॉर्टेंट गोल के लिए कुछ भी चेक नहीं करना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए आप पी भी चेक करेंगे, अर्निंग ग्रोथ रेट भी चेक करेंगे और डाउ भी चेक करेंगे। तो ये तीनों चेक करके हम डिसीजन लेंगे। तो आज के केस में हमको डिसीजन लेना है कि हम कहां इन्वेस्ट करें। तो आज हमने देखा क्या पी हाई चल रही है, तो पी थोड़ी हाई चल रही है, अर्निंग ग्रोथ रेट लो चल रही है। अगर ये दोनों हाई और लो चल रहा है तो हमको समझ नहीं आ रहा कि हम डिसीजन लें कि नहीं लें, एंटर करें या नहीं करें। तो हम किसकी मदद लेंगे, डाउ थ्योरी की मदद लेंगे। तो डाउ थ्योरी की मदद के लिए मैं डाउ का निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे डिसाइड किया। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये सबसे रीसेंट चार्ट दिख रहा है आज मेरे को, विच इज 28 ऑफ फेब पे हूं मैं। तो 28 ऑफ फेब को मेरे को सबसे रीसेंट चार्ट दिख रहा है, और ये रीसेंट चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि ये टॉप बना हुआ है, और ये टॉप की जो क्लोजिंग है तो यहाँ पे आएगी क्लोजिंग सीएल। तो यहाँ पे जो टॉप की क्लोजिंग है दैट इज 1107। तो सबसे रीसेंट टॉप, ये रीसेंट टॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आ गई थी। तो ये अगर नीचे कहीं ए था, ये अगर बी था और ये सी था, तो सी टू सी डैश, ये जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारा 4 हफ्ते था और इसकी हाइट भी 4% है। तो हमने बोला ये टॉप बन गया है और इसका क्लोजिंग प्राइस है 1107। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीसेंट टॉप, रीसेंट टॉप जो है दैट इज 1107। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम मार्केट से बाहर है, क्योंकि पी और अर्निंग ग्रोथ रेट एक जगह हाई है, एक जगह लो है। तो हमने बोला डाउ देखते हैं, और डाउ का रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 ये था, इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट्स, अगर तो पी और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों लो है तो बाय कर लेंगे, बट इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट्स लुक फॉर अ रीसेंट टॉप, एंड इफ प्राइस गोस अबव द रीसेंट टॉप टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर प्राइस 11070 के ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे कि अब प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर जा चुका है तो बाय कर लेना चाहिए। अब इसमें अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं और मैं बता रहा हूं मैंने डिसीजन कैसे, फाइनली मैंने कैसे अपने डिसीजन पे अराइव किया। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा डिसीजन राइट होगा, बट हमने अपने डिसीजन पे कैसे अराइव किया वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तरीका है सोचने का कि आज मार्केट चल रही है 10,554 पे, तो टुडेज मार्केट 10,554, आज मार्केट 10,554 पे चल रही है। एक तरीका है कि मैं आज ही वो सेक्टर एनालिसिस का जो हमने किया था उसके हिसाब से हम बाय कर लें और 50% बाय कर लें और 50% डेट में रख लें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज 10,054 है और प्रीसेंट टॉप से 11,070 पे है। तो एक्चुअली कितना दूर है मार्केट, मार्केट बहुत कम, 4-5% ही दूर है। एक्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि मार्केट कितना दूर है। तो हियर इट इज, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मार्केट कितना दूर चल रही है अपने रीसेंट टॉप से। आज चल रही है मार्केट 10,554 पे, रीसेंट टॉप चल रहा है 1107 पे। तो कितना दूर चल रही है, विच इज 1107 माइनस 10,054, तो 516 पॉइंट और बढ़ेगी तो 1107 क्रॉस कर जाएगा। तो परसेंटेज वाइज कितनी बढ़नी है, 516 बढ़नी है 10,054 पे, तो 4.88% दूर है, 4.88%। अब 4.88% अगर दूर है या 4.9% अगर दूर है, तो अब क्वेश्चन ये चल रहा है कि मैं आज ही बाय कर लूं या 4.90 का वेट करूं। तो डाउ तो ये बोल रहा है कि वेट कर लेना चाहिए। क्यों वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि डाउ ये बोल रहा है ये रीसेंट टॉप बन गया है, मार्केट नीचे आ गई है, रीसेंट टॉप हो सकता है इससे लोअर बने और मार्केट लोअर टॉप बनाती जाए। तो अगर लोअर टॉप बनते जाएंगे तो हमको
मार्केट से बाहर रहना चाहिए। तो अब हमको कंफ्यूजन ये हो गया है कि अभी हम बाय करें या नहीं करें। तो हम ये बोल रहे हैं डाउ के हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए, और डाउ के हिसाब से बाय कब करना चाहिए, जब प्राइस 11070 के ऊपर जाए तो ये हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बाय करेंगे। बट अगर हम लकी निकले तो ये 11070 के ऊपर जाएगा ही नहीं। लकी वो लोग निकले जो मार्केट से बाहर है, जो मार्केट के अंदर है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो मार्केट के बाहर है वो 11070 के ऊपर जाएगा, 11070 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। वरना वो बोल रहे हैं हो सकता है लोअर बॉटम बनते जाए, और अगर लोअर बॉटम बनते जाए तो वो मार्केट से बाहर ही रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं मार्केट से बाहर ही रहता हूं और मैं बाय नहीं करता और वेट करते रहता हूं 11070 का, और जब तक मार्केट बढ़ती है 11070 तो एक्चुअली चेंजेस क्या आ जाएंगे वो देखते हैं। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि आज की पी, करंट पी, तो करंट पी चल रही है 25.87, जो कल का हमारे पास डेटा है 25.87, 27 फेब को। और आप ये बोल रहे हैं कि प्राइस जब रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। तो मार्केट को प्राइस को कितना बढ़ना पड़ेगा, प्राइस को एक्चुअली 4.9% बढ़ना पड़ेगा। तो मैं इधर कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ई बाय ई, ई बाय ई। तो पी बाय ई में हम ये बोल रहे हैं अभी ये 25.87, और अगर कल मार्केट बढ़ती है, ऊपर जाती है और प्राइस जो है वो 4.8% बढ़ जाता है या 4.9% बढ़ता है, और अर्निंग जो है वो वैसी की वैसी रहती है, तो पी रेशो और बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया लेकिन अर्निंग नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ जाएगी, 4.8% से बढ़ जाएगी। अब अगर पी रेशो 4.8% से बढ़ गई और प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर चले गया और पी रेशो बढ़ गई 4.8% से, तो पी रेशो जो आज 25.87 है दैट विल गो अप बाय 4.8%, व्हिच इज 1.049449% ले रहा हूं, 4.9%। तो अगर ये देखा तो क्या हो जाएगा 27.13। अब जब तक प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा, जब तक प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा, और तब पी रेशियो अगर मैंने चेक करी तो 27 की हो जाएगी, 27 से ऊपर। तो हमारा डाउ का रूल क्या था, इफ प्राइस गोस अबव द रिसेंट टॉप चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। और जब प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा और पी अगर 27 के ऊपर हो तो हम बाय नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हम कभी एंटर नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद अगर अर्निंग आ गई और काफी टाइम तक पी रेशियो हाई रही तो अर्निंग बढ़ते जाएगी, पी रेशियो वहीं की वहीं रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट शेयर बढ़ते जाएगी पर हम कभी एंटर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम एंटर करें या नहीं करें। सेक्टर एनालिसिस बोल रहा है कि आज 50% कर लेना चाहिए, डाउ बोल रहा है कि अभी बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन डाउ का प्रॉब्लम यह है कि जब तक प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तब तक पी 27 के ऊपर हो जाएगी, तो हम समझ नहीं पा रहे कि हम एंटर करें या नहीं करें। तो मैंने कहीं बीच का रास्ता हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितना बाय करना चाहिए सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से 50%। तो मैं कुछ बीच का रास्ता ले रहा हूं और बोल रहा हूं कि ऐसा करते हैं कि आज जो मेरा 100 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दी है, 100 जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दी है उसका मैं 35% आज इन्वेस्ट कर रहा हूं। 35% आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, इक्विटी में, क्योंकि मार्केट हाई है और डाउ भी बोल रहा है कि बाय मत करो, इसलिए मैं पूरा 50% नहीं कर रहा, और 65% मैं डेट में रखना पसंद करूंगा। तो डेट में यानी कि एकदम सेफ रखेंगे, तो 65% मेरा डेट में पड़ा रहेगा, और जो 35% करना भी है उसका मैं मेजर पोर्शन जो है, मान लीजिए सबसे मेजर पोर्शन मान लेते हैं से अगर एग्जैक्ट नंबर ले लें क्योंकि हमारे पास 4 सेक्टर हैं, तो से 18% जो है वो मैं पूरा का पूरा, इनफैक्ट 18 क्यों, लेट अस डू दैट एज, तो मैं नंबर ले रहा हूं करीब करीब 23%। तो 23% जो है वो मैं पूरा का पूरा इस टाइम पे निफ्टी में डाल दूंगा, 23% ऑफ 100 रुपीज, और मैं 3% करके 4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। और वो 4 सेक्टर कौन से हैं वो हमको पता है, इंफ्रा, एनर्जी, आईटी और बैंक। तो मैंने एक तरीके से कुछ सेक्टर्स है मैंने चूज कर लिया क्योंकि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट है, तो मैंने ये 23% करके निफ्टी को लास्ट करके और इस तरह 3% इसको 35% को डिवाइड कर दिया। 65% को मैं डेट में रखूंगा, और डेट से हम एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बनाएंगे, ये हम सीखेंगे बाद में जब डेट का पोर्शन करेंगे। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी, यानी कि जो 65% डेट है, मतलब मैंने समझिए मेरे पास लाख रुपए है, मैंने 65,000 रुपए डेट में डाल के रखे हैं सेफ, और डेट जो है वो बैंक की तरह हर साल मेरे को इंटरेस्ट देता रहेगा। समझिए मेरे को वो समझिए 6% इंटरेस्ट देता रहेगा, तो 65,000 पे मेरे को 6% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को कुछ 3,600 रुपए इंटरेस्ट मिला करेगा। तो वापस लिख रहा हूं मैं पूरा निकाल के एक बार वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज उससे पहले मैंने अपने सारे गोल अचीव कर लिए हैं, गोल के लिए एसआईपी कर ली है, उसके पहले मेरे को जो गिफ्ट देना था वो भी गिफ्ट भी मैंने जो देना था वो मैंने दे दिया है। तो गिफ्ट का काम हो चुका है, गोल का काम हो चुका है, और हम ये बोल रहे हैं कि अब जो पैसा बचा है सिर्फ और सिर्फ मेरे को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में काम आएगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सेक्टर एनालिसिस बोला था 50% करो, हमने बोला 50 नहीं क्योंकि डाउ भी मना कर रहा है, लेकिन डाउ का अगर रिसेंट टॉप क्रॉस किया तो पी रेशियो 35%, पी रेशियो जो है वो 27 के ऊपर चली जाएगी, इसलिए हमने बोला कि 100 में से सिर्फ 35% ही अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 23% इसका नहीं, टोटल 100 का 23 में डाल रहा हूं से निफ्टी में, और 3% करके मैंने अपने 4 सेक्टर्स ले लिए जो थे इंफ्रा, एनर्जी, आईटी और बैंक, और 65% को मैंने डेट में डाल दिया। और जो डेट है उसमें एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बनाएंगे। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान मतलब ये होता है जो 65,000 रुपए पड़े हैं मैंने डेट में डाल दिए, ये 65,000 रुपए समझिए मेरे को 3,500 मेरे को या 4,000 मेरे को इंटरेस्ट दिया करेगा हर साल, तो उस 4,000 की मैं एक एसआईपी बना दूंगा सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट की, समझिए 300 रुपए या 350 रुपए महीना, तो
₹300 ₹350 महीने के हिसाब से मैं हर महीने डेट से पैसा निकाल के निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते जाऊंगा। तो एसटीपी मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो डेट से हर महीने पैसा निकला करेगा और हर महीने निफ्टी में जाया करेगा, ताकि जो ₹65 मैंने डाले हैं डेट में वो 65 के 65 रहे, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा बस इंटरेस्ट का पार्ट में निफ्टी में डालते रहूं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट अगर कभी नीचे ना आए तो हम इन्वेस्ट कर ही ना पाए, एटलीस्ट जो इंटरेस्ट पार्ट है वो तो हम इन्वेस्ट करते ही रहेंगे। तो इस ढंग से हम अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, मैंने अपने तरफ से बताया, अब आपको सोचना है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो ₹100 डाल रहा हूँ 35% डाल रहा हूँ वो पूरे के पूरे निफ्टी में डालूंगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमको चेक क्या करना था, पी, अर्निंग ग्रोथ रेट और डाउन। लेकिन लोगों ने बोला ठीक है, जब ये बाय करने के लिए बोलेगा तो कई लोग बोलते हैं मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिर्फ निफ्टी इंडेक्स से ही करूंगा, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स, और मेरे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कुछ होगा ही नहीं। जैसे पहली क्लास में हमने किया था, पी देख के या साथ में अर्निंग के एनालिसिस देख के और डाउ की थ्योरी देख के मैं नीचे बाय किया करूंगा, ऊपर सेल किया करूंगा, सिर्फ निफ्टी से ही कर दूंगा। दूसरे लोग बोलते हैं मैं निफ्टी तो रखूंगा लेकिन बीच बीच में मैं नेक्स्ट 50 को भी ऐड करूंगा जब मेरे को लगता है कि मार्केट जो है ज्यादा गिर गई है। और ये पता कैसे लगता है, जनरली हम ये बोलते हैं जब भी नेक्स्ट 50 की पी रेशियो निफ्टी से नीचे हो जाए तो हमको निफ्टी में तो नेक्स्ट 50 में भी हल्का हल्का एक्सपोजर लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं निफ्टी में तो करूंगा ही करूंगा, नेक्स्ट 50 में भी करूंगा, प्लस साथ में नेक्स्ट 50 में भी करूंगा, प्लस साथ में सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर दूंगा, जो कि हमने किया 3-3% करके अलग अलग। फिर कई लोग बोलते हैं मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में निफ्टी भी डालूंगा, नेक्स्ट 50 भी डालूंगा और सेक्टर्स भी डालूंगा, और फिर मैं कुछ म्यूचुअल फंड भी ले लूंगा जो मेरे को लगता है कि बीट कर सकते हैं। जैसे हमसे अगर पूछ रहे हैं तो हम कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं जाएंगे, बट हमने उसके लिए पार्टनेबल और अनपार्टनेबल ऑप्शंस बनाया। तो इस क्लास के बाद अगर आप कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस स्कीम ले लें तो वो मेरे ख्याल से अनपार्टनेबल है, अगर आप यूनिट ले लें तो अनपार्टनेबल है, अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड ले लें तो अनपार्टनेबल है। तो मेरे हिसाब से कई लोग बोलते हैं मैं एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रहा हूं जो मेरे को लगता है कि निफ्टी को बीट करेगा, वो आपकी मर्जी है। मैं होता तो नहीं करता, मैं डायरेक्टली निफ्टी या नेक्स्ट 50 में चले जाता, जो हमने पूरा थ्योरी बात की थी हमने कि हम बिलीव करते हैं कि मार्केट एफिशिएंट होती है तो म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। बट इन केस आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को तो लगता है मार्केट इनएफिशिएंट है और मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर बीट कर देगा, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कैसे करेंगे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से करेंगे, बीच में कोई एजेंट नहीं रखेंगे, तो रेगुलर नहीं होना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में निफ्टी भी इन्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट 50 भी करूंगा, सेक्टर्स भी करूंगा, म्यूचुअल फंड भी करूंगा और मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक हमने सीखा नहीं है कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो अगले सेशंस होंगे वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, ग्रेट कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, ग्रेट बिजनेसेस कैसे खरीदने हैं, वो बात करेंगे। तो सभी लोगों को आफ्टर दे फिनिश द कंप्लीट कोर्स स्टॉक्स के बाद आपको ये टेबल वापस बनाना है और बोलना है कि चलो गिफ्ट का काम हो गया, इंपॉर्टेंट गोल का काम हो गया। इंपॉर्टेंट गोल जो 5-6 साल 7 साल के अंदर है वो तो पूरा ही डेट में चले जाएंगे, जो दूर है उनको हम इक्विटी से करने की कोशिश करेंगे और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मैं कैसे अप्रोच करूंगा, सिर्फ निफ्टी से वेल्थ मैक्सिमाइज करूंगा या कॉम्बिनेशन से अप्रोच करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप क्लास में क्या क्या सीखते हैं और आपको लगता है कि मैं किन चीजों में कंफर्टेबल हूं। तो आगे हम स्टॉक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, ग्रेट कंपनीज के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे।